जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय थल सेना को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आपको हाल ही में हमने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि भारतीय थल सेना के द्वारा सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को लेज़र वेपन की सहायता से मार गिराया गया है। और ये ड्रोन मुख्यतः सर्वेलेंस मिशन पे था, जो कि भारत की सीमा के काफ़ी नज़दीक उड़ रहा था, और उसको भारतीय सेना ने लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम की सहायता से मार गिराया था। और अब इसी क्रम में एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट की बात माने तो भारतीय थल सेना इस हादसे के बाद जो एडिशनल 9 लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है, इनको इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके खरीदने वाली है। और ये जो ड्रोन सिस्टम है, यह सीमा में अलग अलग स्थानों पर डिप्लॉय किए जाएंगे। भारतीय थल सेना ने ऑलरेडी इस प्रकार के 7 इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम्स को इंडक्ट कर लिया है अपनी सर्विस में, जो कि डीआरडीओ की तरफ से विकसित किए गए हैं, ताकि जो आज की बढ़ती ड्रोन थ्रेट्स हैं, जो कि खासकर पाकिस्तानी बॉर्डर तरफ हमें देखने को मिलती है, उनको काउंटर किया जा सके। आपको तो पता ही है कि आज के समय में ड्रोन कितनी बड़ी थ्रेट बनती जा रही है और इसको काउंटर करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अधिकतर ड्रोन जो भारत ने मार गिराए हैं पाकिस्तानी सीमा से, जो कि भारत की तरफ आ रहे थे, वो चाइनीज़ ओरिजिन के होते हैं, जिनका फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए, वेपन्स को डिलीवर करने के लिए, या फिर नारकोटिक्स के लिए किया जाता है, या फिर पाकिस्तान इनकी सहायता से जो सीमा से निकटवर्ती इलाके हैं, इनका सर्विलेंस करता है इंटरनेशनल बॉर्डर पर। और इसको काउंटर करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। इस पे जो एडिशनल रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं, वो यही बता रही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके लिए मंजूरी भी दी है, और ये इमरजेंसी एक्विजिशन प्लान के अंतर्गत अप्रूव भी किए जा चुके हैं, ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होते हैं ड्रोन की सहायता से, इनको वहाँ पर रोका जा सके। और आपको हम बता दें कि ऐसे ही ऑलरेडी सिस्टम ने अपनी जो उपयोगिता है वो साबित कर दी है। इसके अलावा ये जो 2 किलोवाट की लेज़र बीम होने वाली है, ये जिसको इंडक्ट किया जाएगा सर्विस में, और जो सर्विस में ऑलरेडी हैं, ये एनिमी ड्रोन को तकरीबन 800 से लेकर 1000 मीटर की दूरी पर डिस्ट्रॉय कर सकती है, और इनका इस्तेमाल भारत ने प्रैक्टिकली कर रखा है। इसके अलावा जो बड़े 30 किलोवाट के लेज़र बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम है, इसको भी भारत की तरफ से विकसित किया जा चुका है, जो कि बड़े ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये भारत के एयर डिफेंस सेटअप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं हमने हाल ही में आपको डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि कैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अब जो एयरबॉर्न मेगावाट क्लास के लेज़र वेपन है, ये विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए किसी एक एरियल प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया जाएगा, और उसमें मेगावाट क्लास का जो लेज़र वेपन सिस्टम है, कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है, वो उसमें इंटीग्रेट करके सेना को सौंप दिया जाएगा। यानी भारत पूरी तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से जो लेज़र डिफेंस की एक लेयर है, वो तैयार कर रहा है, जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी के लिए आने वाले भविष्य में लगभग नामुमकिन होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। हमने हाल ही में डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपको बताया कि भारत शक्ति पोर्टल पर एक न्यूज़ सर्कुलेट करी गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारत जो है एडिशनल 40 की संख्या में जो राफेल F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है, इनको अपने सर्विस में इंडक्ट करना चाहता है। और भारत ने ऑलरेडी 2016 में 36 राफेल फाइटर्स को एक्वायर किया है। मीडिया रिपोर्ट से इंगित कर रही हैं कि अगर ये चीज़ें हुई, तो फिर भारत का वो जो उद्देश्य है, जहां पर राफेल फाइटर्स का भारत के नागपुर में निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया था, ये प्रोग्राम हमें रद्द करना पड़ेगा। दरअसल भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी मीडिया से वक्तव्य देते हुए ये कहते नजर आए हैं कि भारत को इस समय जो लेंदी टेंडर प्रोसेस है, इसको लेकर सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। या तो आप इनको तुरंत क्लियर करिए, या तो फिर आप इनको स्क्रैप करके जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है उसको साइन करिए, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा इंतजार करने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय वायुसेना की तत्काल ज़रूरतों को देखना चाहिए, और अगर आपने ये प्रोग्राम बना रखा है कि इंडिजिनस फाइटर से हमारी नीड को पूरे किया जाना है, तो फिर अब आप ये जो टेंडर प्रोसेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खिंचता चला जा रहा है, और अगर हमने इसको फॉलो किया, तो हमें 1 से 2 वर्ष का इंतज़ार अभी इसके साइन होने में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वही इशू नहीं किया गया है। जब आप इसको इशू करेंगे तो इसका जवाब आएगा, जिसका इवैल्यूएशन करने में एक लंबा समय जाएगा। उसके बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड शुरू होंगे, फिर विनर को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। इसमें कम से कम 2027 तक का समय लग सकता है, और हमारे पास इतना समय नहीं है इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि अगर आप 2027 में राफेल F4 को लेकर डील साइन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको पहला राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जाके 2032 या 33 के आसपास मिलेगा। और ऐसे में जो अभी एडिशनल राफेल का प्रपोजल सामने आया है, ये सबसे प्रैक्टिकल है, और सबसे ज़्यादा इस समय भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने सरकार के सामने ये अपना प्रस्ताव भी रखा है कि भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को देखते हुए आप जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील वाले, इनको कंफर्म करें। और रही बात राफेल के निर्माण की,
अगर अगर आप टेंडर को क्लियर कर सकते हैं तो ये बेहतरीन होगा, वरना फ्रांस कभी भी 40 राफेल फाइटर्स के लिए इस पे हामी नहीं भरेगा। हम अक्सर अपने वीडियोस में आपसे ये कहते रहे हैं कि भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है ये हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए एक वरदान साबित होता जा रहा है, क्योंकि इनके तरफ से जिस प्रकार के इनोवेशन सामने रखे गए हैं ये हमारी आर्म फोर्सेस को सीधा फायदा पहुंचाएंगे। और इसी क्रम में नागपुर स्थित जेएसआर डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर में एक राइजिंग स्टार के तौर पर सामने आए हैं, जहां पर एक बार फिर से इन्होंने अपना एक लेटेस्ट इनोवेशन सामने रखा है और वो है मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च ड्रोन वेपनाइज्ड यानी MGLDW। ये एक 400 किलोग्राम क्लास का ग्राउंड लॉन्च मिसाइल ड्रोन है जो कि 150 kgf टर्बोजेट इंजन से पावर किया जाता है और इसके चलते इसकी रेंज 297 किलोमीटर की होगी और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 0.85 का होने वाला है। और ये हमारे जो सेना है इसके प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए एक फॉर्मिडेबल एसेट के तौर पर देखा जा रहा है। MGLDW की बात करें तो ये एक लाइट वेट ऑटोनोमस एरियल व्हीकल होने वाली है जो कि भारतीय सेना की जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है इसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियो में। इसका वजन 400 किलोग्राम होगा और उसको पावर करने के लिए 150 kgf वाले टर्बोजेट इंजन का यूज़ किया जाएगा, जिसके चलते इसको सस्टेन थ्रस्ट मिलेगा लॉन्ग रेंज मिशन के लिए। और ये 297 से 300 किलोमीटर की दूरी पर जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको सीधे एंगेज कर सकती है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल आर्टिलरी की रीच से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और ये मैक 0.85 की रफ्तार पर ट्रैवल कर सकता है, यानी कि 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ये सी लेवल पर ट्रैवल करने में सक्षम है, जो कि रैपिड रिस्पांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और सबसे खास चीज़ तो यहाँ पर यह है कि इसमें जो एडवांस नेविगेशन सिस्टम है वो यूज़ किया जाएगा, जिसके चलते हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ या यूँ कह लें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो एनिमी के टारगेट्स हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इसमें उनके 45 टारगेट भी शामिल हैं, उनके रडार इंस्टॉलेशंस भी शामिल हैं, उनके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी जो हैं वो भी शामिल है। अब यहाँ पर MGLD की बात करें तो यह मार्क 81 यानी MK81 वॉरहेड को कैरी करेगा, जो कि 113 किलोग्राम का एक जनरल पर्पस बॉम्ब है जो कि अपनी वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है। हालांकि मार्क 81 की बात करें तो ये एयर ड्रॉप म्यूनिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मिसाइल में इंटीग्रेशन के बाद ये इसकी ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। क्या रोल्स रॉयस ही वो कंपनी होने वाली है जो भारत के GTRE के साथ मिलकर एम का इंजन का निर्माण करेगी? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये इस समय एक तस्वीर ऐसी सामने आई है ट्विटर पर, जिसके बाद से इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तस्वीर है रोल्स रॉयस की एक फैसिलिटी की। पूरा मामला ये है कि भारत का एक डेलीगेशन जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर, हाई कमिश्नर विक्रम डोरायस्वामी सर, इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने इंडिया UK डिफेंस इंडस्ट्री एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और इस दौरान रोल्स रॉयस की फैसिलिटी से इन सभी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रोल्स रॉयस की फैसिलिटी में जाने का मतलब ये है कि भारत को इस प्रोग्राम के बारे में और ऑफर्स के बारे में ब्रीफ किया गया है। तो संभावित है कि सैफरॉन और रोल्स रॉयस के बीच में जो एक तगड़ा कंपटीशन चल रहा है भारत के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर, इसमें रोल्स रॉयस ने बढ़त बना ली है। हालांकि आपको बता दें यह आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है, यह सिर्फ मीडिया के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, उनके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।